फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज की ये क्लास मेरे क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है और आज की क्लास में हम लोग पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर यहाँ पे कोई भी न्यू स्टूडेंट है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर इस चैनल पर ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड अमेजिंग तैयारी होने वाली है। चलो तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। तो इससे पहले जो हमारे पुराने कुछ चैप्टर्स थे, बाय द वे अगर आप लोगों ने पुराने चैप्टर्स का वीडियो नहीं देखा है तो आपको इसी चैनल के लाइव और वीडियो वाले सेक्शन में मिल जाएगा। आप मेरी प्लेलिस्ट को भी चेक कर लेना, वहां पर भी आपको सारे पुराने लेक्चर्स मिल जाएंगे। चलो तो हमारे जो पुराने दो चैप्टर्स थे उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस करा कि आजादी मिलने के बाद जो कुछ चैलेंजेस थे उनको हम लोग इंडिया में कैसे संभाल रहे थे। इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया में हम लोग इकोनॉमी को बेटर करने की कैसे कोशिश कर रहे थे, क्या प्लानिंग कर रहे थे, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पता लगेंगी। तो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, जब तक हमारा ये वीडियो फिनिश होगा, आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिलेगा वो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। आपको सबसे पहले तो समझ आएगा डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आप समझोगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट आप समझोगे कि हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने पहले 2 डेकेड्स में क्या स्ट्रैटेजी अपनाई इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट आप समझोगे कि इस स्ट्रैटेजी के अचीवमेंट्स क्या थे और इस स्ट्रैटेजी के लिमिटेशन क्या थे, मतलब इस स्ट्रैटेजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपको समझाए जाएंगे। नेक्स्ट, बहुत टाइम के बाद हम इस स्ट्रैटेजी को अबैंडन कर देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कहती है कि अब तो हम थक गए, हम इस स्ट्रैटेजी को छोड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ ये भी आपको इस चैप्टर में समझाया जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप लोग इस चैप्टर में समझने वाले हो। आगे बढ़ने से पहले हम एक केस स्टडी उठाते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में आपको ओडिशा से रिलेटेड एक कहानी बताई गई है, तो वो सुनते हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो ओडिशा है वहां पर बहुत ज्यादा रिजर्व्स हैं आयरन ओर के, है ना, आयरन ओर बहुत ज्यादा है ओडिशा में। तो ऐसे में वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सोचती है कि क्यों ना हम लोग अलग अलग इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज और इंडिया की इंडस्ट्रीज के साथ एग्रीमेंट साइन करें और उन्हें ओडिशा में बुलाए और उनसे बोले कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो और आप यहाँ पे इंडस्ट्रीज को खोलो। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट सोच रही होती है कि वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU मतलब एग्रीमेंट साइन करेंगे अलग अलग कंपनीज के साथ। एंड ऐसे में क्या होगा, अलग अलग कंपनीज आकर ओडिशा में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे क्या फायदा होगा, गवर्नमेंट को लगा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो स्टेट में कैपिटल आएगा, पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा और साथ ही साथ लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। जो ओडिशा के लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो आयरन और रिसोर्सेज हैं ओडिशा में, वो ओडिशा के काफी ज्यादा अंडर डेवलप्ड एरियाज में है। अब यहाँ पर एक दिक्कत है, ठीक है। तो ज्यादातर हमारे जो आयरन और रिसोर्सेज हैं वो ओडिशा के ऐसे एरियाज में है जहां पर हमारे ट्राइबल लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं। और हमारे ट्राइबल्स को लगा कि अगर यहाँ पर इंडस्ट्रीज आ जाएंगी तो हमारा क्या होगा, हमें तो अपने घर से भगा दिया जाएगा। तो ट्राइबल्स इस चीज के बहुत खिलाफ थे। ट्राइबल्स ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई हमें तो यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं चाहिए। इस दौरान ओडिशा में जो एनवायरमेंटलिस्ट थे वो भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को यहाँ पर लाते हो तो वो लोग बहुत ज्यादा पोल्यूशन करेंगे जिससे हमारा एनवायरमेंट बिगड़ने लगेगा। तो एनवायरमेंटलिस्ट लोग भी इस चीज के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगा कि अगर हम कंपनीज को मना करेंगे कि उड़ीसा में जाकर आप अपनी कंपनी मत खोलो तो ये एक बैड एग्जाम्पल सेट करेगा और फ्यूचर में भी लोग हमारे कंट्री में आकर इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे उड़ीसा में एक दिक्कत चल रही थी कि गवर्नमेंट कह रही है कि भाई इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, ट्राइबल्स और एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी इन्वेस्टमेंट लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये पूरा केस सुनने के बाद आपको समझ आया होगा कि अलग अलग लोगों के इस टॉपिक में अलग अलग नजरिए हैं, है ना, एंड कन्फ्लिक्ट भी हो रहा है ना।
तो आपको समझ आ रहा होगा कि ट्राइबल्स कुछ और चाहते हैं, गवर्नमेंट की लोग कुछ और चाहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, वो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में ऐसे जो मेजर डिसीजंस होते हैं कि इंडस्ट्री यहाँ पर लाएं, इन्वेस्टमेंट स्टेट में लाएं या ना लाएं, डेमोक्रेसी में इस टाइप के मेजर डिसीजंस किसको लेने चाहिए? ऐसे मेजर डिसीजंस लेने चाहिए लोगों को, पीपल देमसेल्व्स। तो लोगों को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस टाइप के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर एक सिटीजन को हर एक टॉपिक के बारे में सब कुछ पता हो। तो ऐसे में सिटीजन्स एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। किसी एनवायरमेंटलिस्ट से पूछ लिया कि भाई इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, ठीक है, किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ लिया कि इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, तो हम एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों को ही, सिटीजन को ही डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, तो जब हमें आजादी मिली ना, आजादी मिलने के बाद, ये तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया उड़ीसा का, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो रहे थे हमारे अलग अलग स्टेट्स में, और हमारी गवर्नमेंट मतलब थोड़ी कंफ्लिक्टेड सी चल रही थी कि हम करें तो क्या करें। ठीक है, पर एक चीज है जिसको लेकर सब लोग एग्री कर गए, और वो एक चीज क्या थी कि इंडिया में जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें इकोनॉमी को तो ग्रो करना ही है, पर साथ ही साथ हमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी लाना है। ठीक है, चीजें जस्ट होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए लोगों को। तो जब इंडिया में डेवलपमेंट की बात होती थी तो सब लोग कहते थे कि इकोनॉमी तो हमें डेवलप करनी है, पर सोसाइटी में जस्टिस भी होना चाहिए। ठीक है, एक और चीज पे हम लोगों ने एग्री करा कि डेवलपमेंट से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो हम सिर्फ किसी बिजनेसमैन के हाथ में, या सिर्फ किसी इंडस्ट्रियलिस्ट, या सिर्फ किसी फार्मर के हाथ में नहीं छोड़ सकते। गवर्नमेंट को भी इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो हमने ये डिस्कस करा कि गवर्नमेंट को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा ताकि कंट्री में डेवलपमेंट हो। हम सिर्फ प्राइवेट लोगों के हाथ में ये डिसीजन नहीं छोड़ सकते कि आप लोग बताओ कि डेवलपमेंट कैसे करना है। तो हमने सोचा कि हमें गवर्नमेंट को भी अच्छे से इन्वॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे में लोगों के दिमाग में अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे थे। तो क्या एक सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए पूरे कंट्री के लिए? ठीक है, क्या गवर्नमेंट को खुद की इंडस्ट्रीज ओपन कर लेनी चाहिए? ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंस दे हम गवर्नमेंट को, जस्टिस को? ये सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इस टाइम पे लोगों के दिमाग में चल रहे थे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। इस टॉपिक में आपको थोड़ा सा समझाया जाएगा कि डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है। तो अगर आपको थोड़ा सा याद हो, थोड़ा सा, तो क्लास 10th में आपको डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है और आपको समझाया जाता है कि भाई डेवलपमेंट शब्द का मतलब सबके लिए अलग होता है। तो वही चीज यहाँ पर भी रिपीट हो रही है। आपको बताया जा रहा है कि डेवलपमेंट वर्ड का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उड़ीसा की ही कहानी अगर हम उठा लें, तो उड़ीसा में ट्राइबल्स के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग है। वो लोग तो कह रहे हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट मत कराओ। ऑन दी अदर हैंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग है। वो लोग क्या कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट लेकर आओ तभी स्टेट का कुछ हो सकता है। तो इतना तो क्लियर है सबको कि डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, उस टाइम पर ये चीज बहुत कॉमन थी, आज के टाइम पर भी ऐसा होता है कि लोग पता है डेवलपमेंट का मतलब ये मानते हैं कि हमें वेस्ट की कंट्रीज जैसा बनना है। ठीक है, तो वेस्ट की कंट्रीज मतलब यूएसए टाइप की कंट्रीज की तरह अगर हम लोग बन गए तो हम लोगों ने डेवलपमेंट कर लिया। तो उस टाइम पर भी और आज के टाइम पर भी ऐसा माना जाता है कि डेवलपमेंट का मतलब होता है कंट्री को और मॉडर्न बनाना, और कंट्री को और मॉडर्न बनाने का मतलब माना जाता है कंट्री को और वेस्ट की तरह, यूएसए जैसी कंट्रीज की तरह बनाना माना जाता है। ठीक है, तो सबको ऐसा लगता था कि हर एक कंट्री ना ऐसे एक एक फेज में ग्रो होती है। तो हर एक कंट्री में एक ऐसा फेज आता है जब उस कंट्री में मॉडर्नाइजेशन होता है, जैसा यूएसए और बाकी वेस्ट की कंट्रीज में हुआ था। एंड इस फेज में क्या होता है, कंट्रीज में जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है वो ट्रेडिशनल सिस्टम टूटने लगता है, और फिर धीरे धीरे सिस्टम में कैपिटलिज्म आने लग जाता है और लिबरलिज्म आने लग जाता है। ठीक है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा आने लग जाती है।
नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन का मतलब लोग ये भी मानते हैं कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि सोसाइटी में आइडियाज का ग्रोथ हो रहा है, मटेरियल प्रोग्रेस हो रहा है, साइंटिफिक मामलों में हम लोग तरक्की कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को भी मॉडर्नाइजेशन के साथ एसोसिएट करा जाता है। एंड इसी के चलते हम कंट्रीज को अलग अलग कैटेगरीज में भी डिवाइड कर देते हैं। कुछ कंट्रीज को हम कहते हैं डेवलप्ड है कि ये तो बढ़िया कर रहे हैं, कुछ कंट्रीज को हम डेवलपिंग कहते हैं या अंडर डेवलप्ड भी कहते हैं। तो इसी क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड हम कंट्रीज को डेवलप्ड या डेवलपिंग भी बोल देते हैं। तो जब हमारी कंट्री को आजादी मिली 1947 में, तो इंडिया के सामने दो ऑप्शंस थे। या तो हम यूएसए की तरह कैपिटलिज्म के मॉडल को फॉलो कर सकते थे एंड हम प्राइवेट इंडस्ट्रीज को एनकरेज कर सकते थे, है ना। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास ये ऑप्शन भी था कि हम सोवियत यूनियन के सिस्टम को अपना ले और सोशलिज्म को फॉलो करके देखें। तो आजादी मिलने के बाद हमारे पास ये दो ऑप्शंस थे, ठीक है। तो इंडिया में काफी सारे ऐसे लोग थे जो सोवियत के मॉडल से इंप्रेस थे, सोवियत यूनियन के मॉडल से इंप्रेस थे। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी के लीडर्स, कांग्रेस में भी कुछ हमारे लीडर्स, जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स सोशलिस्ट पार्टी के मॉडल से, सोवियत यूनियन के मॉडल से बहुत ज्यादा इंप्रेस थे। कुछ ऐसे लोग भी थे इंडिया में जो अमेरिका के मॉडल से इंप्रेस थे, ठीक है, अमेरिका में कैपिटलिज्म से बहुत ज्यादा इंप्रेस थे कि हाँ ये इंडिया में अपनाते हैं। तो कुछ लोग कह रहे थे कि सोवियत यूनियन का सिस्टम ट्राई करो, कुछ लोग कह रहे थे कि कैपिटलिज्म ट्राई करो। पर हाँ, ओवरऑल हमारे इंडिया के सिस्टम को मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है, मतलब हमारे यहाँ प्राइवेट इंडस्ट्री भी है और गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर थी उस टाइम पर कि हम ना कोई नैरो सा सिस्टम नहीं अपना सकते। ऐसा नहीं करना कि सोवियत यूनियन कर रही है तो वही चीज कॉपी करके एकदम पूरा पूरा इंडिया में लगा लो, या कोई चीज यूएसए कर रही है तो वो चीज कॉपी पेस्ट करके पूरा पूरा इंडिया में लगा लो। हमें क्लियर था कि हमें इंडिया के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम लाना पड़ेगा। इंडिया यूनिक है, ठीक है, और जैसा कॉलोनियल गवर्नमेंट ने करा, जैसा ब्रिटिशर्स ने करा, वैसा कोई नैरो सा अजीब सा प्लान हम इंडिया के लिए नहीं बना सकते। इस टाइम के अराउंड हमारे दिमाग में ये चीज भी क्लियर थी कि हमें पावर्टी एलिविएशन करना है, गरीबी को हटाना है इंडिया से, हमें सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना था, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हमारे दिमाग में चल रही थी, ठीक है। There were debates among them. For some, industrialization seemed to be the preferred path. अब हम ये डेवलपमेंट कैसे करें, इस चीज को लेकर कंट्री में अलग अलग लोग डिबेट कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लो, कंट्री में सारी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग कह रहे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मत करो, कंट्री में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करो, सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। तो ऐसे अलग अलग लोगों के बीच में डिबेट चल रहा था कि कंट्री में करे तो क्या करे। इसी के चलते अब हम पहुंच गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, विच इज प्लानिंग। प्लानिंग में आपको बताया जाएगा कि हमने क्या प्लान बनाया कंट्री को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो एक चीज को लेकर सब लोग बहुत ज्यादा क्लियर थे कि डेवलपमेंट में प्लानिंग से रिलेटेड जो मैटर है वो पूरा पूरा प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं छोड़ सकते, है ना। गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट 1940s और 1950s के टाइम पीरियड में इंडिया में लोग प्लानिंग को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। लोगों के अंदर बहुत जोश था कि यार चलो प्लानिंग करते हैं, कंट्री को डेवलप करते हैं। इसका एक रीजन ये भी था क्योंकि इसी टाइम पीरियड में हम लोगों ने यूरोप में ग्रेट डिप्रेशन देखा था, हमने जापान और जर्मनी को अपना रिकंस्ट्रक्शन करते हुए देखा था, हमने सोवियत यूनियन को भी बहुत बढ़िया तरीके से तरक्की करते हुए देखा। तो इस टाइम के अराउंड इंडिया के लोगों के दिमाग में भी चल रहा था कि यार अच्छे से प्लानिंग करके कंट्री का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद हम लोग प्लानिंग कमीशन बनाते हैं। तो ये कमीशन थी जिसके लोग प्लानिंग को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थे कि हमें इंडिया में प्लानिंग कैसे करनी है। तो ऐसा नहीं था कि प्लानिंग कमीशन अचानक से बन गया था, ठीक है। इंडिया में लोग बहुत पहले से सोच रहे थे कि हमें प्लानिंग के लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए एंड उसी के चलते प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है। नॉर्मली पता है हमें ऐसा लगता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं उन्हें गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगती, उन्हें पसंद नहीं कि गवर्नमेंट हर बात पे उनके पॉलिसीज में बीच में घुसे और उन्हें काम नहीं करने देती गवर्नमेंट। तो नॉर्मली हमें लगता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट सिस्टम में पसंद नहीं होता।
पर इस टाइम पर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इस टाइम पर क्या होता है, 1944 में जो इंडिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो लोग साथ में मिलते हैं और वो एक प्लान बनाते हैं कि हम लोग अपने कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करें। ठीक है, और इसी प्लान को कहा जाता है बॉम्बे प्लान। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों कि बॉम्बे प्लान क्या होता है, तो ये याद रखना। ठीक है, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट साथ में मिलते हैं, एक मीटिंग रखते हैं कि हम लोग डेवलपमेंट कैसे करें, और वो एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान को हम बॉम्बे प्लान कहते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली इन लोगों ने बॉम्बे प्लान में क्या बोला था कि गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना होगा डेवलपमेंट में। जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, ऐसा बॉम्बे प्लान में बोला गया। अब दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि नॉर्मली लोगों को लगता है कि जो प्राइवेट लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगता अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सिस्टम में, पर बॉम्बे प्लान में ऐसा नहीं था। बॉम्बे प्लान में कहा गया कि गवर्नमेंट को तो और ज्यादा अच्छे से इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइम के अराउंड इंडिया में हर जगह प्लानिंग की बात चल रही होती है। इसी टाइम के अराउंड हमारा प्लानिंग कमीशन बनता है, एंड प्लानिंग कमीशन में क्या था, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन थे। ठीक है, प्लानिंग कमीशन में प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन थे, एंड प्लानिंग कमीशन उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन था जो इंडिया में प्लानिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी स्ट्रैटेजीज बना रहा था। ओके, चलो, तो यहां तक आई होप सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक को उठाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द अर्ली इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो अभी तक तो हमने थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ा, अब इस टॉपिक में आप लोगों को 5 ईयर प्लान्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान का जो सिस्टम है ये यूएसएसआर में करा जाता था, तो इंडिया को वहां से इंस्पिरेशन मिली कि हम भी 5 ईयर प्लान करके देख सकते हैं। तो होता क्या है 5 ईयर प्लान, जैसा नाम से लग रहा है वैसा ही है, बहुत सिंपल है। 5 ईयर प्लान में हम लोग ये प्लान करते थे कि आगे आने वाले 5 साल में इंडिया को अपना डेवलपमेंट कैसे करना। ठीक है, तो जब हम लॉन्ग टर्म में सोचते थे कि आगे आने वाले 5 ईयर्स में इंडिया का क्या प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए डेवलपमेंट को लेकर, तो हम इसे 5 ईयर प्लान कहते थे। 5 ईयर प्लान में जो बजट था उस बजट को हमने 2 हिस्सों में बांट रखा था, 2 पार्ट्स में बांट रखा था। एक टाइप के बजट को हम कहते थे नॉन प्लान बजट। ठीक है, नॉन प्लान बजट मतलब वो खर्चा जो ईयरली बेसिस में हर साल होता ही है। ठीक है, तो उसे हम कहते थे नॉन प्लान बजट। इसके अलावा एक और हिस्सा था बजट का जिसको हम कहते थे प्लान बजट। प्लान बजट मतलब बजट का वो हिस्सा जो 5 ईयर बेसिस में स्पेंड हो रहा है, जिसके लिए हमने सेपरेट प्लानिंग करी है, और जो 5 ईयर के बेसिस पे स्पेंड हो रहा है उसको हम कहते थे प्लान बजट। ठीक है, 5 ईयर प्लान का एडवांटेज क्या था, फायदा क्या था, 5 ईयर प्लान के चलते हमारी जो गवर्नमेंट है वो लॉन्ग टर्म सोच पाती थी। ठीक है, वो बिगर पिक्चर को देख पाती थी। आप इसे ऐसा समझो कि जब हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे 2 स्ट्रैटेजीज होती हैं। एक तो चल रहा होता है कि यार कुछ दिन में यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, यूनिट टेस्ट में हमें मचाना है ना, तो हम उसकी प्लानिंग करते हैं। उसके अलावा दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि यार आगे जाकर आईएएस बनना है, आगे जाकर सीयूईटी क्लियर करना है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो ऐसा ही कुछ इंडिया का भी हाल था। हम लोग आगे का सोच रहे थे कि यार आगे जाकर 5 साल में इंडिया को ये कर लेना है। तो इसका फायदा क्या है, हम लोग लॉन्ग टर्म सोच रहे थे, हम लोग लार्जर पिक्चर को देख रहे थे डेवलपमेंट के मैटर में। ठीक है, इसी के चलते फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ड्राफ्ट मतलब एक रफ बना दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट भी आ जाता है फर्स्ट पहले 5 ईयर प्लान का। कब आता है, दिसंबर 1951 में। एंड क्योंकि पहली बार इंडिया में प्लानिंग हो रही थी तो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान को लेकर। ये ईयर याद रखना कि 1951 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्योंकि पहली बार प्लानिंग हो रही थी, लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, तो अलग अलग लोग बहुत ज्यादा डिबेट और डिस्कशन कर रहे थे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या होना चाहिए, क्या कमियां हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारा डिस्कशन बहुत ज्यादा चल रहा था। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि ये जो प्लानिंग है कि प्लानिंग कैसे करें इंडिया में, तो ये जो एक्साइटमेंट है प्लानिंग को लेकर ये सेकेंड 5 ईयर प्लान तक भी रहता है। ठीक है, 1956 तक भी रहता है, और थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 तक भी कुछ हद तक थोड़ा थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है। उसके बाद क्या होता है,
4th 5 ईयर प्लान तक आते आते लोगों का सारा एक्साइटमेंट चला जाता है। इसी टाइम के अराउंड हमारी गवर्नमेंट ब्रेक भी ले लेती है। गवर्नमेंट कहती है कि हम लोग थक गए प्लानिंग कर करके, तो इसे हम कहते हैं प्लान हॉलीडे। हमारी गवर्नमेंट ब्रेक लेती है कि अब हम कुछ टाइम के लिए रेस्ट ले रहे हैं और हम लोग 5 ईयर प्लान्स नहीं बना रहे। ठीक है, तो अलग अलग प्लान्स को लेकर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी जनरेट हुआ था। लोग कमियां निकालते थे कि प्लान्स में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम प्लान के स्टार्टिंग में लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थे। आप कुछ इस तरीके से सोचो कि जब तुम्हारा नया सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, जब मान लो जब हम नए नए 12th में आते हैं तो बहुत जोश होता है ना कि हाँ मचा देंगे, नोट्स बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और बोर्ड्स में हम लोग बहुत बढ़िया करेंगे। फिर 1-2 महीने के बाद वो जोश धीरे 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 थोड़ा कम होने लग जाता है ना। तो ऐसा ही कुछ गवर्नमेंट के साथ भी हुआ। तो गवर्नमेंट के साथ हुआ, ठीक है, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे साथ तो यार मैं हूं, तुम्हारा जोश कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही में मचाएंगे, बोर्ड्स में एकदम बढ़िया फोड़ कर आएंगे। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो पहला 5 ईयर प्लान था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ईयर ध्यान रखना है, एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे रिलेटेड। कई बार ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, तब भी तुम ईयर लिखोगे तो बढ़िया रहेगा। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है, इसमें हमारा मेन एम क्या था कि हमें कंट्री की इकोनॉमी को इस तरीके से डेवलप करना है कि हम लोग गरीबी के साइकिल से बाहर निकल पाए। उस टाइम पर एक यंग इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था के.एन. राज। उनकी इमेज भी मैंने यहाँ पे डाल दी है आप लोगों के रेफरेंस के लिए। तो के.एन. राज हमारे मेन मास्टरमाइंड थे जिन्होंने पूरा फर्स्ट 5 ईयर प्लान सारा सॉर्ट करा था। के.एन. राज ने उस टाइम पर कहा कि इंडिया शुड हैसन स्लोली, मतलब इंडिया को डेवलपमेंट तो करनी है पर ये डेवलपमेंट हमें एकदम बहुत तेजी से नहीं कर लेनी। अगर हम वैसे करेंगे तो डेवलपमेंट अच्छे से हो नहीं पाएगी, हमारी डेमोक्रेसी भी टिक नहीं पाएगी। तो के.एन. राज ने बोला हम डेवलपमेंट करेंगे पर धीरे धीरे सस्टेनेबल तरीके से करेंगे, ऐसे नहीं कि अचानक से खूब सारा डेवलपमेंट कर दिया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा मेन फोकस एग्रीकल्चर के ऊपर था। तो इस टाइम पर हमने ज्यादातर इन्वेस्टमेंट, ज्यादातर खर्चा डैम्स बनाने में, इरिगेशन के ऊपर करा। इसका एक रीजन ये है कि जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का, उस टाइम पे हमारे एग्रीकल्चर के सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ा था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने सोचा कि एग्रीकल्चर के ऊपर 5 साल के लिए एकदम बढ़िया फोकस करते हैं। इसी के चलते हमने खूब सारे एलोकेशंस, मतलब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करे, बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाए। इसी टाइम पर वेल नोन प्रोजेक्ट्स जैसे कि भाखरा नंगल डैम, इन सारे डैम्स की शुरुआत होती है। ये सारे प्रोजेक्ट्स इस टाइम पीरियड में स्टार्ट किए जाते हैं। इस प्लान में हमें ये भी समझ में आया कि कंट्री में एग्रीकल्चरल ग्रोथ में मेन ऑब्स्टिकल पता है क्या है, कि हम लोगों ने पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं कर रखा। हमने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जमीन को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रखा। तो एक दिक्कत ये थी जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। इसी टाइम के अराउंड कंट्री में लैंड रिफॉर्म्स के बारे में भी बहुत बात हो रही थी कि कैसे हम लोग अलग अलग रिफॉर्म्स, बदलाव लेकर आ सकते हैं एग्रीकल्चर को और बेटर बनाने के लिए। ठीक है, इस प्लान में एक और चीज कही जाती है कि कंट्री में हमें इनकम बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और उस टाइम पर हमारे इकोनॉमिस्ट को लगा कि ये करने का एक तरीका क्या है कि लोगों को पैसे ज्यादा सेव करने चाहिए। तो लोग जब अपनी सेविंग बढ़ाएंगे तब क्या होगा, कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ने लगेगा। तो ये लॉजिक हमने उस टाइम पर लगाया। पर 1950s में लोग पैसा खर्च तो बहुत कम ही करते थे, तो ये तो एक इशू था ही, पर लोग हाँ सेविंग अच्छी कर रहे थे, जिसके वजह से हमारा 5 ईयर प्लान सही चल रहा था। हम लोग चाहते थे कि लोग सेविंग करें और इस टाइम पीरियड में लोग सेविंग अपनी अच्छी तरीके से कर रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सेविंग चलता है, सेकंड 5 ईयर प्लान में भी सेविंग चलता है, थर्ड 5 ईयर प्लान तक आते आते धीरे धीरे दिक्कत आ जाती है। लोगों से सेविंग नहीं हो पाती, लोगों के सारे सेविंग खत्म होने लग जाते हैं। इसका एक रीजन ये भी था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान तक आते आते इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, तो लोगों से सेविंग नहीं की जाती। ठीक है, तो अर्ली 1960s तक या फिर 1970s में हम देखते हैं सेविंग्स जो था कंट्री में वो ड्रॉप होने लग जाता है।
लोग उतने अच्छे से सेविंग नहीं कर पाते। तो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपको बस इतना ही करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड 5 ईयर प्लान को जल्दी से डिस्कस करते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमारा मेन फोकस इंडस्ट्रीज के ऊपर था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करा, सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करा। सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमारे मेन मास्टरमाइंड कौन थे जिन्होंने सारी प्लानिंग करी थी? वो पीसी महालनोबिस थे, जिनकी इमेज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे डाल दी है फॉर योर रेफरेंस। तो ये मेन हमारे मास्टरमाइंड थे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो हमने बोला था कि यार डेवलपमेंट धीरे धीरे करो, पेशेंस रखो, पर सेकेंड 5 ईयर प्लान तक आते आते हमने कहा कि अब हम बहुत तेजी से बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट करेंगे, और मेन फोकस क्या था कि इंडस्ट्रीज को बिल्ड करना है। इस टाइम के अराउंड हम देखते हैं कि कांग्रेस की एक मीटिंग होती है, मद्रास सिटी के पास इनकी एक मीटिंग होती है, और इस मीटिंग में कांग्रेस के लोग डिसाइड करते हैं कि आज से हम लोग सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब कांग्रेस थोड़ा थोड़ा सोशलिज्म की तरफ बढ़ रहा था। तो क्योंकि कांग्रेस का विजन चेंज हो रहा था, तो ये चीज हमारे सेकेंड 5 ईयर प्लान में भी रिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड 5 ईयर प्लान में हम क्या करते हैं, हम लोग इंपोर्ट करते टाइम बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इंपोर्ट करना होता था तो हम इंपोर्ट करते टाइम टैक्सेस वगैरह बढ़ा रहे थे, जिसके वजह से कंट्री में ज्यादा इंपोर्ट्स नहीं हो रहे थे। ऐसा करने का क्या फायदा हुआ? अगर हम इंपोर्ट नहीं कर रहे थे तो कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं वो अच्छे से डेवलप कर पा रही थी विदाउट एनी क्या कहते हैं, फियर या डर कि कोई और कंट्री के साथ कंपीट करना पड़ेगा। तो इस 5 ईयर प्लान में हमने इंडिया की इंडस्ट्रीज के लिए आसान कर दिया था ग्रो करना। ठीक है, सेविंग्स भी धीरे धीरे इस टाइम पर ग्रो हो रही थी, एंड अलग अलग इंडस्ट्रीज भी इस टाइम पर बहुत अच्छे से डेवलप कर रही थी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील, मशीनरी, कम्युनिकेशन, इन सारे मामलों में हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट कर रहे थे। तो इस टाइम पर इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। तो ये इंडिया के ओवरऑल इकोनॉमी में एक टर्निंग पॉइंट था कि इस टाइम पे इंडिया ने इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करा। अभी तक सब बढ़िया चल रहा है ना, सब चिल है, पर ऐसा कोई प्लान ऐसे थोड़ी परफेक्ट होता है, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इंडिया उस टाइम पर टेक्नोलॉजिकली बहुत पीछे चल रहा था, और जब हम इतने सारे इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहे थे तो हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत तो पड़ेगी ही। हमारे पास पैसे नहीं थे, पर फिर भी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए हम लोगों को टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्चा करना पड़ता था। ठीक है, इस टाइम के अराउंड हम लोग इंडस्ट्री के ऊपर बहुत फोकस करने लग जाते हैं और एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देना छोड़ देते हैं, जिसके वजह से इंडिया में खाने की कमी पड़ने लग जाती है। फूड इनसिक्योरिटी की टेंशन हमें बढ़ने लग जाती है। हमारे जो प्लानर्स थे वो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इन दोनों डिपार्टमेंट्स को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। थर्ड 5 ईयर प्लान और सेकेंड 5 ईयर प्लान में कुछ खास डिफरेंस था नहीं। जो क्रिटिक्स थे, क्रिटिक्स मतलब जो लोग कमियां निकाल रहे थे 5 ईयर प्लान में, उन्होंने कहा कि हमारे प्लानर्स में अर्बन बायस है। अर्बन बायस मतलब हमारे प्लानर्स तो इस तरीके से प्लान बना रहे हैं कि सिर्फ शहरों का डेवलपमेंट हो। ये लोग रूरल एरिया के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, गाँव के बारे में तो सोच ही नहीं रहे। बहुत सारे लोगों ने इस टाइम पर यह भी कहा कि हमारे ये जो 5 ईयर प्लान्स हैं सेकंड और थर्ड, ये गलत है, हमें फिर से एग्रीकल्चर के ऊपर अच्छे से फोकस करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि यार एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी बनाओ, सिर्फ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के ऊपर ही फोकस मत करो। इसी के साथ कन्फेटी टाइम है हमारा। कन्फेटी टाइम तो अब पता ही है तुम्हें, जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो ये हमारा टाइनी सा सेलिब्रेशन होता है। तो वेरी गुड, पैट योर बैग्स, तुम लोगों ने एक और अमेजिंग चैप्टर फिनिश कर लिया है। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ भागो मत, अभी एक और चीज है तुम लोगों के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं बताती रहती हूँ तुम लोगों को कि मैं तुम्हारे कॉमन सेक्शंस देखती हूँ। तो ये क्वेश्चन है, जिसको भी आंसर पता है कॉमन सेक्शन में आंसर बताओ। जो भी स्टूडेंट्स सबसे जल्दी आंसर देंगे उन बच्चों के लिए नेक्स्ट क्लास में क्लैपिंग होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। What was the name of the proposal for setting up a planned economy in India called? The Delhi plan, the Bombay plan, the Kolkata plan, the Chennai plan. सुपर इजी क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन तुम्हें मैं दे नहीं सकती हूँ।
तो सब लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। तो ये तो हो गई हमारी रिकॉर्डेड क्लास। अगर आपको कभी मेरे से लाइव मिलने का मन करे तो मेरी फ्री लाइव क्लासेस भी होती हैं, जिनका लिंक आपको इसी चैनल के कम्युनिटी के सेक्शन में मिल जाएगा। इन फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज करना है, विच इज अनुष्या। आप ही लोगों के डिमांड में हम लोगों ने डेडिकेटेड बैचेस भी स्टार्ट करे थे ह्यूमैनिटीज के लिए। अगर आप इन डेडिकेटेड बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर उस लिंक को टैप करोगे तो आप हमारे बैचेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। मैक्सिमम डिस्काउंट्स के साथ उन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज करना है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट्स के लिए मेरा नाम ही काफी है। आपका कोड है अनुष्या, जिसके थ्रू आप सबसे ज्यादा डिस्काउंट्स के साथ हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो आपको डेली क्लास अपडेट्स मिलेंगी। क्लास जब भी होती है मैं वहां पे आपको लिंक भेजती हूँ। साथ ही साथ अब जैसे ये चैप्टर फिनिश हो गया तो इस चैप्टर के नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही भेजूंगी। तो हाँ, टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लेना। चलो स्टूडेंट्स, तो आज इतना ही कराना था मुझे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शो सम लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। चलो स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।